नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज ये बेसिकली हमारी एनवायरनमेंट की यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स जो आपका चल रहा था उसकी ये अंतिम क्लास है। यानी कि क्रैश कोर्स में अब जो है हमारी क्लासेस क्या हो गई हैं, वाइंड अप हो गई हैं। इकोनॉमिक्स की भी सारी क्लासेस हमारी हो गई और अब ये एनवायरनमेंट की आज हमारी ये लास्ट क्लास थी। और अब हम करंट अफेयर्स के वीडियो में मिला करेंगे और बाकी जो भी चीजें रहेंगी उसमें हम लोग मिला करेंगे आपके बीच में। तो एनवायरनमेंट के लगभग 9 क्लासेस हमारी हुई हैं, ठीक है। यानी कि लगभग 10, साढ़े 10, 11 घंटे की क्लास टोटल होंगी। वो 11 घंटे आपके लिए क्या होंगे, बहुत ही बहुमूल्य हैं, आप उनको देख लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो आप जो है जो इकोनॉमिक्स क्लास हमने कराई है उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी जो है आपकी क्रैश कोर्स की बाकी अन्य विषयों की क्लास ऐसे लगातार चलती रहेगी। शेड्यूल आपके पास ऑलरेडी होगा। शेड्यूल नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। वहां पर आपको शेड्यूल यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स का दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करिए और वहां पर देखिए कि कब कब कौन कौन सी क्लासेस आपकी आ रही हैं। तो आज ये मेरी अंतिम क्लास थी एनवायरनमेंट की। आप लोग मस्त रहिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। कहीं कोई समस्या होती है मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और बाकी तो हमारी मुलाकात डेली सुबह 8 बजे होती है। यानी कि अगर आप जो है करंट अफेयर्स आपको देखना है तो सुबह 8 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई इश्यूज होगा तो आप लोग मुझसे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और आज बेसिकली जो हमारी क्लासेस है, क्लासेस क्या है आप टॉपिक यहां पर देख पा रहे होंगे, वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं एवं अन्य तथ्य। जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वन्यजीव संरक्षण के लिए, ठीक है, उनसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग क्या क्या इसमें देखेंगे, हम लोग देखेंगे वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ गणना 2022। हालांकि हमने इसको ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ है लेकिन आज फिर से हम इसको करा देंगे। इसके अलावा हंगोल परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना, लाल पांडा परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना, गैंडा परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना, ठीक है, पक्षी विहार, तितली संरक्षण और प्रोजेक्ट हाथी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही क्या है, ये सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बिना देरी की आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले टॉपिक पर हम लोग आते हैं, यानी कि बाघ परियोजना, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर एवं बाघ गणना रिपोर्ट 2022, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में यहां पर देखते हैं, ठीक है। चलो, तो बाघों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। तो यही प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्लास का जो पहली लाइन है इसी को तुरंत आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की तो इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और 1973 से पहले, एक साल पहले अगर आप जाओगे तो पारित किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, आप तुरंत उत्तर देंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम दरअसल 1972 में पारित किया गया था और इसी के एक साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। यानी कि अप्रैल 1973, यानी कि अप्रैल 1973 में दरअसल प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। याद रहेगा, दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब बात करते हैं बेसिकली क्या होती है कि बाघों की गणना करने की विधि कई बार आपसे पूछी जाती है। तो एक विधि होती है फुटमार्क विधि और एक होती है कैमरा ट्रिप विधि। दोनों ट्रिप क्या, दोनों तरीके क्या है, इंपॉर्टेंट है। फुटमार्क में जो मार्क विधि होती है उसमें क्या होता है, जो बाघों के जो पंजे होते हैं नीचे पैरों के, उसको काउंट किया जाता है क्योंकि उनके शेप अलग अलग होती हैं। उन्हीं के आधार पर उनकी एज, ठीक है, वो उनकी बाकी जो अन्य गतिविधियां होती है उन्हीं के फुटमार्क से दरअसल क्या की जाती है, जो है जानकारी उसी से ली जाती है। तो ये फुटमार्क विधि जो है अपने आप में परंपरागत विधि है लेकिन अपने आप में एक अच्छी विधि मानी जाती है और आज भी इसका दरअसल चलन है। इसी के माध्यम से दरअसल जो है बाघों की गणना की जाती है। दूसरा, लेटेस्ट वर्जन की अगर बात करते हैं तो कैमरा ट्रिप विधि होती है, ठीक है। तो कैमरा ट्रिप विधि के माध्यम से भी बाघों की गणना की जाती है और आजकल तो रिमोट सेंसिंग का जमाना है। रिमोट सेंसिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसका संस्थान रिमोट सेंसिंग का कहां पर है, IIRS बोलते हैं, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसका जो केंद्र कहां पर है, देहरादून में है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए IIRS कहां पर है, क्या IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग के बारे में बखूबी आप जानते होंगे, किसी दिन
हालांकि साइंस में आई थिंक बायो वाले सर ने यानी कि खान सर ने आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ाया होगा। अगर नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पर समझा दूंगा कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। ठीक है, तो कैलमेट्रिक विधि और रिमोट सेंसिंग वगैरह, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही फॉरेस्ट एरिया जो है कितना बचा हुआ है, कितना घना है फॉरेस्ट, कहां पर आग लग रही है, ये सारी गतिविधियां दरअसल रिमोट सेंसिंग के माध्यम से की जाती है और उसमें जीआईएस का दरअसल क्या किया था, उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो रिमोट सेंसिंग पर डिप्लोमा भी होता है 6 मंथ का, 1 मंथ का, बहुत अच्छा कोर्स होता है। आप लोग चाहें तो रिमोट सेंसिंग पे ऑनलाइन कोर्स, आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग में एमएससी करने पर आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, इसका स्कोप है। तो आप लोग चाहें तो एमएससी बीएससी करने के बाद रिमोट सेंसिंग से आप एमएससी कर सकते हैं। हालांकि फीस इसकी महंगी होती है, लेकिन दरअसल ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि समस्त विश्व में बाघों की जो कुल अनुमानित संख्या है 3000 से 4000 के क्या है, मध्य में है। और अगर बात करते हैं बाघ गणना 2022 के अनुसार वर्तमान में भारत में 3167 क्या है, बाघ हैं, भाग नहीं उसको बाघ कर लीजिएगा, क्या है, बाघ हैं। ठीक है, वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी, फिलहाल 3167 है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ गणना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष में क्या किया जाता है, इसकी गणना की जाती है। तो पहले 18 में की गई थी, फिर 4 साल बाद 2022 में की गई, फिर 26 में की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो ये फैक्ट आपके एग्जाम में भाई साहब पूछा जाता है, इसको तुरंत क्या कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। आपसे पूछ लेगा कि वर्तमान में बाघों की संख्या कुल कितनी है, तो आप कहेंगे 3167 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बात करते हैं गणना की, 2022 की गणना की। तो आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 50% तक की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश जो है आपका, मध्य प्रदेश में बाघों की क्या है, सबसे अधिकतम संख्या कितनी है, 785 है। तो कई बार आपके एग्जाम में राज्यवार जो है बाघों की संख्या भी पूछ सकता है। तो आपको सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, जहां पर 785 बाघ हैं। इसके बाद जो है एमपी के बाद कर्नाटक है 563 है, फिर उत्तराखंड में 560 है, और फिर महाराष्ट्र में कितने हैं, 444 हैं। ठीक है, 444। इसके अलावा वर्तमान 2024 जो जुलाई 2024 में, उसमें कुल 55 टाइगर रिजर्व आपके हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर अन्य फैक्ट की बात करते हैं तो 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, जो कि आपको पता होगा, ठीक है, नामीबिया से लाए गए, ठीक है, नामीबिया से लाए गए होगा। ठीक है, नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को, किसको, 8 चीतों कर लीजिएगा, 8 चीतों को निर्वासित किया गया, जिसमें से 3 नर थे और क्या थी, 5 मादाएं थी। ये भी आपको क्या करना, याद रखना, और आपको पता ही होगा, करंट का टॉपिक रहा था उस समय। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली हंगुल परियोजना की। देखो इसको हमने डिटेल्स में नहीं समझाया क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको जो है 2-3 क्लास पहले हमने इसको बताया हुआ था आपको। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ठीक है, तो इसको बस आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हंगुल परियोजना। इसकी अगर हम बात करते हैं हंगुल संरक्षण परियोजना की, तो अब देखो एक बात यह भी दिमाग में आती होगी, सर क्यों संरक्षित किया जाता है। संरक्षण का कार्य क्या है कि जो भी वन्यजीव आपके जो विलुप्त होने की कगार पर होते हैं, जिनको आईयूसीएन ने कैटेगराइज किया होता है, रेड लिस्ट में जिनको डाला होता है, उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो आपको पता होगा, मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया था, और अगर उस इकोसिस्टम में कोई भी प्राणी अगर यानी कोई भी जीव अगर जो है क्या कहते हैं नहीं बचता है, अगर जो है इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है और फिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, तो उससे क्या होता है, एक पूरा क्या आता है, इकोसिस्टम जो आपका होता है डिस्टर्ब होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी वन्य जीव हैं, सभी को संरक्षित करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि एक दूसरे पर सभी क्या है, आश्रित है, और प्रकृति कुछ इसी प्रकार से चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्ष 1970 में हंगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। और वर्ष 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार ने आईयूसीएन तथा WWF के साथ मिलकर के इस परियोजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और आईयूसीएन की अगर बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, लेकिन डिटेल्स में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हालांकि ये आजकल किताबों में नहीं देखने को मिलता है, देखने को इसका शॉर्ट फॉर्म, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म, क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कई बार आईयूसीएन का फुल फॉर्म पूछ लिया है भाई साहब, तो इसको याद रखना। क्या मैंने बताया आईयूसीएन का फुल फॉर्म, आईयूसीएन का फुल फॉर्म हमने बताया
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नोट डाउन करा दे रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ सकता है, ठीक है। इसको जरा एक बार नोट कर लो। क्या मैंने बताया आपको? मैंने आपको बताया IUCN क्या होगा फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो ये देखिए, अब हम लोग आते हैं इस पे, ठीक है। तो और हां, इसी हंगुल को बेसिकली क्या कहते हैं? इसे कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है। क्या कहता है? इसे कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और वर्ष 2019 में की गई जो गणना थी उसके अनुसार बेसिकली जो कुल हंगुलों की संख्या थी वो कितनी थी? 237 थी। कब? जब 2019 में गणना की गई थी, ठीक है। इसके अलावा हंगुल रेनडियर प्रजाति का क्या है? एक सरल स्वभाव का हिरण है, ठीक है। और इसके अलावा यह दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में शेष बचा है। अब यहीं पर शेष है, बाकी जगहों पर यह नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो दाचीगम का आप याद रखिएगा नाम। तो दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर हंगुल पाया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाया जाता है, तो आप बताइएगा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, याद देखिएगा। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग परियोजना, यह भी चर्चाओं में अक्सर रहती है। तो कस्तूरी का जो औषधीय गुण होता है उनके कारण क्या होता है कि कस्तूरी मृग का क्या किया जाता है? शिकार एक बड़े पैमाने पर दरअसल किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी जो है कस्तूरी मृग को जो है क्या किया जाता है? उसके लिए जो है इसका शिकार किया जाता है। तो इसकी अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट वैल्यू है, कि इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कस्तूरी मृग केवल नर मृग में पाया जाता है, यह पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कस्तूरी मृग परियोजना की अगर बात करते हैं तो वर्ष 1970 में उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये वर्ष याद रखिएगा। और कहां पर? उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में शुरू की गई थी। हालांकि जो ये परियोजनाएं होती हैं बेसिकली इनका जो स्थापित वर्ष होता है, यानी कि स्टार्टिंग परियोजना कब की गई थी, यही प्रश्न पूछता है। तो आपको सन बेसिकली याद रखना है, ओके। बाकी जो अन्य फैक्ट है वो मैं आपको बता ही दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। लाल पांडा परियोजना, भाई साहब, लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह बेसिकली भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई तक क्या होता है? पाया जाता है। लाल पांडा अक्सर आप लोग जो है टीवी वगैरह में देखते होंगे, जुरासिक पार्क, जो क्या कहते हैं, डिस्कवरी जो टीवी आपकी होती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किससे कैट बियर के नाम से जाना जाता है? तो आप तुरंत कहेंगे कि कैट बियर को बेसिकली लाल पांडा के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि लाल पांडा को कैट बियर के नाम से जाना जाता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, भाई साहब, ठीक, याद रखना। वर्ष 1996 में लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। तुरंत इस फैक्ट को क्या करना है? आपको नोट डाउन कर लेना है, यानी कि लाल पांडा परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट लाल पांडा वर्ष 1996 में क्या किया गया? स्टार्ट किया गया, ओके, याद रहेगा। नोट डाउन करते रहो भाई साहब, बैठे मत रहो। लास्ट क्लास है, प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। प्लीज छोटा सा लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, राइट। चलिए, आप लोग इतने लोग वीडियो देखते हो, एक छोटा सा लाइक का बटन आपको प्रेस करना होता है। प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझसे इससे जो है मेरा मनोबल बढ़ता है। मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं आता है खास, लेकिन मेरा मनोबल जरूर बढ़ता है। तो आप लोग प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। और वैसे भी आज ये मेरी लास्ट क्लास है इसकी। चलो, आप लोग कह रहे हो यार, मतलब सर क्या कहते रहते हैं? भाई साहब देखो, ऐसा है ना, यही आपकी फीस है। आपका लाइक ही दरअसल क्या है? मेरी फीस है। यही मनोबल इससे बढ़ता है। ये जब आप वीडियो कभी अगर बनाओगे तो आपको लगेगा यार ये कितनी बड़ी चीज होती है आपके लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कोई आपके वीडियो को लाइक करता है।
अच्छा लगे तो करिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे एम कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आता है, पसंद आता है, चीजें अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हो और अगर आपको लगता है कि इस क्लास को पढ़ने से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, आ सकते हैं, तो यकीन करें आप करिएगा। आपको लगता है तो मत करिएगा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, तो कोई प्रेशराइज नहीं है इस पे। कछुआ संरक्षण परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना का शुभारंभ वर्ष 1975 में उड़ीसा के कटक जिले में भितरकनिका अभयारण्य में इसकी शुरुआत दरअसल की गई थी, ठीक है। किसकी? कछुआ संरक्षण परियोजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गैंडा परियोजना एक है। गैंडा परियोजना देखो, आज की क्लास भी दरअसल रट्टाफिकेशन वाली है, रटना है आपको, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। कब कब किस किस परियोजना की शुरुआत हुई थी और क्या कुछ इसके खास फैक्ट हैं, ये आपको याद रखना है बस। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं दिमाग इसमें नहीं लगाना है, छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसको नोट डाउन करिए। प्रीलिम्स में अधिकतर जो पोर्शन आपका है, ठीक है, वो रट्टाफिकेशन ऑफ फैक्चुअल डेटा का है, ध्यान रखना। प्रीलिम्स की खास बात अगर बात करके क्रैश कोर्स चल रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको क्रैश कोर्स के अलावा कुछ फैक्ट बताऊं जिससे आपका प्रीलिम्स निकल जाए। प्री में क्या है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, खासकर आपका यूपी पीसीएस का, इसमें 2 एग्जाम आएंगे प्री में। एक आपका आरओ का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, और एक आपका एग्जाम पीसीएस, अपर पीसीएस जिसको बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन दोनों एग्जाम में, आरओ एआरओ में तो लगभग भाई साहब आपका जो है 80 से लेकर के 85% जो डेटा होता है वो फैक्चुअल डेटा होता है, फैक्ट होता है, जिसमें आपको रट्टाफिकेशन करना है। आरओ एआरओ का पेपर बहुत फैक्चुअल होता है, याद रखिएगा। और इसमें एक किताब बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो होती है सामान्य अध्ययन जीएस, यानी कि जो लूसेंट आती है सामान्य अध्ययन की, क्या इसमें नोट कर लीजिएगा, जो लूसेंट आती है, क्या लूसेंट, ठीक है, लूसेंट जीएस वाली, जिसमें सभी विषय होते हैं, ठीक है, इनके सारे फैक्ट क्या होंगे आप रेडी कर लीजिएगा। लूसेंट 2 आती हैं, ठीक है, एक आती है आपकी साइंस वाली, स्पेशल साइंस की आती है, वो भी इंपॉर्टेंट है स्पेशल साइंस वाली, और जो जीएस की आती है सामान्य अध्ययन की, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें जितना डेटा छोटा छोटा दिया है उसको रट लीजिएगा और आप एक कॉपी बना लीजिए जहां पर जितने फैक्ट दिए गए हैं वो सारे के सारे फैक्ट रट लीजिएगा। और एक खास बात आरओ एआरओ वाले अभ्यर्थियों के लिए, और वो ये कि जियोग्राफी के सेक्शन से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है, तो आप लोग आरओ एआरओ में जियोग्राफी के सेक्शन को क्या कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा। और अगर बात करते हैं पीसीएस की, तो पीसीएस में बेसिकली क्या होता है, पीसीएस में थोड़ा सा क्या होता है, इसमें फैक्चुअल कम रहता है, इसमें 60% फैक्चुअल डेटा होता है और 40% क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल डेटा होता है। यानी कि ये क्या, यानी कि पीसीएस में 60% फैक्चुअल डेटा और 40% कॉन्सेप्चुअल, लेकिन आरओ में 80 to 85% फैक्चुअल डेटा होता है और बाकी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ना के बराबर आरओ में होता है। तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा, जो पीसीएस का एग्जाम है और जो आरओ का एग्जाम है, कॉन्सेप्ट से ज्यादा रटने पर है, और उसका सॉल्यूशन एक ही है कि जितने फैक्ट हैं वो आप इकट्ठा नोट डाउन करो, और इसके अलावा आप जो है खूब ज्यादा प्रैक्टिस करो, चाहे घटना चक्र की हो, चाहे टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, चाहे जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है आरओ एआरओ का, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, उसको भी आप ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, ज्यादा बहादुर बनने की आवश्यकता नहीं है, रट्टाफिकेशन की चीजें हैं, इसको याद कर लो, ठीक है। गैंडा परियोजना हम लोग पढ़ रहे थे। गैंडा परियोजना की शुरुआत वर्ष 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, कब, 1987 में। और मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा जो उद्यान है तथा पश्चिम बंगाल का जलदपाड़ा अभ्यारण्य गैंडे का निवास स्थल है। तो कई बार क्या होता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य होते हैं उनमें कौन से प्रमुख रूप से जीव पाए जाते हैं, कौन से जंतु पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि इस राष्ट्रीय उद्यान में या इस अभ्यारण्य में इस प्रकार का जो जंतु है खासकर इनका निवास स्थल है, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सी नदी होकर के बहती है। जब आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ें तो ये भी पढ़ लें कि इस पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान से अभ्यारण्य से कौन सी नदी होकर के गुजरती है, ठीक है, याद रख लो, इसको नोट कर लो, बैठे मत रहो गोलगप्पे जैसा, ठीक है, नहीं तो यही प्रश्न आ जाएगा तो सर से सब निकल जाएगा, दिमाग में आ गया यार सर तो कह रहे थे। भाई साहब मैं फिर से कह रहा हूं आपसे बात कि टीचर कोई बात कहा करे उसकी हर एक बात आपके लिए जरूरी होती है। अगर मैंने ये प्रश्न कहा आपसे कि ऐसा पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लो। आप लोग राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लोगे, स्थापना वर्ष पढ़ लोगे, कहां पर ये पढ़ लोगे और ये नहीं पढ़ोगे जो हमने आपको बताया, फिर लटक जाओगे ऐसे।
फिर कहोगे सर प्रीलिम्स नहीं निकला। नहीं निकला क्योंकि आप सुनते नहीं हो ठीक ढंग से। टीचर्स जितना बताता है, किताबों में जितनी चीजें अच्छे से लिखी रहती हैं, उनको अगर आप ठीक ढंग से पढ़ो तो चीजें दिक्कत नहीं करेंगी। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आपका दिमाग कहीं और रहता है, दिल कहीं और रहता है, जिगर कहीं और रहता है, हार्ट, किडनी, फेफड़ा कहीं और रहता है, ठीक है। तो इसको सबको समेटो, इकट्ठा करो और फिर जो है दिल दिमाग को खोलो और पढ़ाई करो, ठीक है। नहीं तो दिक्कत करेगा भाई साहब। अब दिमाग मैसेज पे लगा होगा तो फिर कहां से कीजिएगा, ठीक है। तो दिमाग मैसेज से हटा दो, मैसेज थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, ठीक है। किसी ने मिला बुलाया होगा मिलने के लिए तो उससे बाद मिलने चले जाना। अभी क्लास हो रही तो क्लास को देख लो। इसके अलावा एक फैक्ट और देखिए कि एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो कहां पर पाया जाता है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो जो एक सींग वाला जो गैंडा है वो बेसिकली केवल और केवल भारत देश में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि ये वाला फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं घड़ियाल प्रजनन परियोजना की, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो 1975 यानी कि वर्ष 1975 में दरअसल क्या हुआ कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यूएनडीपी। क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कई बार आपके एग्जाम में यूएनडीपी की स्थापना वर्ष पूछ लेता है। तो बताओ फटाफट कमेंट करके मुझे यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या किया था कि 1975 में यूएनडीपी की सहायता से उड़ीसा के टिकरापड़ा स्थान से घड़ियाल प्रजनन योजना की क्या की थी, शुरुआत की थी। और ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी है, इसलिए आप इसको देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस परियोजना का विस्तार बेसिकली क्या किया गया, उत्तर प्रदेश में कुकरैल। और ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ जो है कुकरैल कहां पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कुकरैल है। अगर आप लोग लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास रहते होंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप लोग पॉलिटेक्निक या गोमती नगर की तरफ जाते होंगे तो आप जानते होंगे कि कुकरैल कहां पर अवस्थित है, ठीक है। लखनऊ वाले निवासी तो खासकर जानते होंगे। अच्छा, एक मजेदार बात है कि कई बार एक लोग मुझे मिल गए, मैंने पूछा कुकरैल जानते हो आप, लखनऊ के रहने वाले थे, बड़े लंबे समय से रह रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं जानता हूं। मैंने कहा धन्यवाद, कोई बात नहीं। तो कई बार क्या होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि घूमा करो, फिरा करो। इससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको याद रहती आती है कि यहां पर किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, यहां पर कौन सी नदी होकर बहती है, किस नदियों का यहां पर कौन कौन सी नदियां से मिलती हैं, वहां की प्रसिद्ध जो स्थान है वो कई बार आपको याद हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगी अगर कुछ रही तो नौ जवानी फिर कहां। यानी कि ये जोश, ये उम्मीद है दोबारा नहीं आएंगी। एक टाइम के बाद ठीक है 35+ जहां पर हो जाओगे पैर लड़खड़ाने लगेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे भाई साहब, ठीक है। जिस तरीके से खान पान और रहन सहन वर्तमान समय का हो गया है, बहुत जल्दी कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। इसलिए अभी घूम लो, और घूमने से बहुत सारे क्या होते हैं, फायदे आपको मिलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बस किताबों में घुसे रहो, किताबों में घुसे रहने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपने आपको थोड़ा सा जो है क्या करो, थोड़ा सा घूमो फिरो, तब चीजें बेहतर होती हैं। अब ये नहीं कि घूमने फिरने से मतलब तुम 24 घंटा महीने में 4 ट्रिप मार दो, ठीक है, गोवा के, ऐसा मत कर लेना, ठीक है, नहीं तो गोवा ही रह जाओगे फिर। तो इस परियोजना का विस्तार बेसिकली उत्तर प्रदेश में कुकरैल, लखनऊ में, ये क्या है, यहां पर घड़ियाल संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है। कहां पर, उत्तर प्रदेश के कुकरैल में। और इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार और नागालैंड में भी दरअसल घड़ियाल परियोजना के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। लेकिन ये वाला फैक्ट आपसे उत्तर प्रदेश कुकरैल वाला पूछता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा, ओके। चलो, इसके अलावा अगस्त 2021 में केंद्रपाड़ा उड़ीसा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया जहां पर देश में पाई जाने वाली मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों की उपस्थिति के प्रमाण मिले। वो स्थान कौन सा है भाई साहब, वो स्थान है आपका केंद्रपाड़ा, उड़ीसा का यह स्थान है। और कब ऐसा हुआ, 2021 में ऐसा प्रमाण वहां पर मिला, ठीक है। हालांकि तीनों प्रजातियां जो घड़ियाल की होती हैं वो इकट्ठा नहीं पाई जाती हैं, लेकिन केंद्रपाड़ा उड़ीसा का एक ऐसा स्थान था जहां पर यह साक्ष्य मिला कि यहां पर घड़ियाल के तीनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। और वो तीनों प्रकार की प्रजातियां कौन सी होती हैं, यहां पर आप देखिए, एक होता है आपका घड़ियाल के नाम से आप जानते होंगे, दूसरा मगर जिसको मगरमच्छ कहते हैं आप उसको जानते होंगे, और तीसरा क्या है, खारे पानी का मगरमच्छ, इसको भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लखनऊ वाले गोमती नगर में जाते हो ना घूमने सैर करने,
ध्यान रखना, मगरमच्छ पाए जाते हैं, पैर में लटका के कभी मत बैठना, मगरमच्छ खा जाएगा, ठीक है। चलो, अब है भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं संरक्षित क्षेत्र कहां कहां पर है, कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं यहां पर। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, यहां पर घड़ियाल के लिए संरक्षित क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा चंबल वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है, नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, और सतकोसिया जार्ज वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, उड़ीसा में है। यहां पर भी दरअसल घड़ियाल परियोजनाएं जो है इनके संरक्षित क्षेत्र यहां पर क्या है, अवस्थित हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्धों के बारे में आप लोग जानते होंगे, और गिद्ध अपने आप में इकोसिस्टम में बहुत मजबूत कड़ी के रूप में जो है जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कि जिस प्रकार से डीडीटी और इसके अलावा क्या, डीडीटी के अलावा एक मेडिसिन और होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लोफेनिक शायद बोलते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, जो गिद्ध वातावरण में पाए जाते हैं वो क्या हुए, मरने लगे। क्योंकि क्या कहते हैं, वो जो जब गाय वगैरह जब एक्सपायर हो जाती थी, जब वो जो है खेतों में अगर पड़ी रहती थी, तो क्या कहते गिद्ध उनको खाते थे कहीं ना कहीं, और जो है पशुओं में दरअसल उन मेडिसिन का प्रभाव रहता था, क्योंकि खेतों में क्या होता था, डीडीटी और कई अन्य डिक्लोफेनिक जैसी मेडिसिन को मतलब कीटनाशकों को उसमें डाला जाता था। ऐसे स्थिति में गिद्ध जो है लगातार जो है मरते गए, और गिद्ध अपने आप में अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, अपने आप में जो है बहुत बड़ी अहम भूमिका दरअसल अदा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, गिद्ध मारे जाने लगे बड़े स्तर पर। आप लोग गांव अगर कभी जाते रहे होंगे तो आप देखते रहे होंगे गिद्ध अक्सर आपको दिखाई दे जाते रहे होंगे, इनफैक्ट कई बार सिटीज में भी दिखाई देते रहे होंगे। लेकिन अब अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो एक तो सारस, और दूसरा गिद्ध, और तीसरा गौरैया, ये तीन ऐसे जो हैं पक्षी हैं जो नहीं दिखाए जाते हैं। दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हम इनकी कंजर्वेशन के लिए शायद उतने अवेयर भी नहीं हैं, ठीक है। आप पर्यावरण के साथ क्या ही बताया जाए क्या किया जा रहा है, एक साल पढ़ाया जाएगा बीएससी बीए में तो यही नहाल होगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, एमएससी कर लोगे आप एनवायरमेंटल साइंस में, पीएचडी कर लोगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी निकलती भी है तो 5 साल 3 साल 2 साल। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस से करने वाले ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, या फिर पता चले कि मैंने की ही इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। चलो, गिद्धों की संख्या में गिरावट के कारण हरियाणा वन विभाग तथा मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच वर्ष 2006 में एक समझौता हुआ, जिसमें गिद्धों के संरक्षण का क्या किया गया, लक्ष्य रखा गया। कब भाई साहब, ये हरियाणा वन विभाग तथा मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में, ओके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एशियाई राजा गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की भी योजना क्या हो रही है, बन रही। कहां पर, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, याद रखिएगा, ओके। इसके अलावा इस परियोजना को वर्ष 2025 तक के लिए विस्तारित करने हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-2025 प्रारंभ किया, ठीक है, ताकि गिद्धों को संरक्षित किया सके। और गिद्ध अपने आप में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं आपके इकोसिस्टम में, इसलिए इनको संरक्षित करना दरअसल बहुत जरूरी है, ठीक है। एशिया में खत्म हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव यानी कि सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जानवरों को दी जाने वाली जो दवा है, कौन सी, डिक्लोफेनेक, ठीक है, उसको निषिद्ध कर दिया गया, यानी कि उसको रोक दिया गया। ये डीडीटी, डिक्लोफेनेक वगैरह जो मेडिसिन वो जो होती है कीटनाशक, इन्हीं के कारण दरअसल गिद्ध क्या होते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पक्षी अभ्यारण्य की, सॉरी पक्षी विहार की, जहां से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछाता है, एक ना एक प्रश्न यहां से आता ही आता है। कई बार ये वाला, ये पार्वती अर्गा पक्षी विहार और नवाबगंज पक्षी विहार, ये दोनों कई बार पूछा गया आपके एग्जाम के लिए, तो दोनों को तो याद कर लिखिएगा, लेकिन बाकी जो दिया है उनको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो नवाबगंज जो पक्षी विहार है वो बेसिकली उन्नाव उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, मतलब अवस्थित है। और ये फैक्ट हमने आपसे आपके करंट अफेयर्स की क्लास में पूछा था, ये वाला, ठीक है, कि नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर पाया जाता है, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा इसको भी। इसके अलावा समसपुर पक्षी विहार जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एग्जाम में पूछा जाता है, बैठे मत रहो, इसको नोट डाउन कर लो। इसके अलावा पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहां है, गोंडा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है।
और उधवा पश्चिम बिहार जो है वो साहेबगंज झारखंड का है, याद रखिएगा, ठीक है। और गोंडा के बगल में बहराइच है, बहराइच में अभी क्या हुआ था, प्रोजेक्ट और क्या कहते हैं ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर बेसिकली एक आदमखोर भेड़िए का आतंक हो गया था और आजकल चर्चाओं में आपने देखा होगा, उस पर हमने प्रश्न भी बनाया था आपसे, ठीक है। ये जो पश्चिम बिहार प्रमुख हैं और ये जिला है, इस जिला को आप ये यहां पे आ गया, इसको यहां कर लीजिएगा जिला, ठीक है, ये ठीक है। तो ये पश्चिम बिहार और ये जिलों के नाम जहां जहां पर ये क्या है अवस्थित हैं। ये इतना ही, ये 1 2 3 4 5 फैक्ट आपके सामने दिए गए हैं। 5 में से एक प्रश्न पक्का है लगभग लगभग कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तितली संरक्षण। ये आजकल चर्चाओं में रहता है और यहां से क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। पीसीएस में खासकर तितली संरक्षण जो परियोजना है उससे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। और आजकल तितलियां भी बहुत कम दिखाई देती हैं। अगर आप नोटिस करते होंगे, पहले अगर आप गांव में जाते होंगे तो नॉर्मल फूलों पे, सरसों के खेत में या अन्य जगहों पर तितलियां बड़ी संख्या में रहती थी। एक जुगनू जिसको आप लोग बोलते हो गांव में, एक जुगनू और एक तितली, दो और गौरैया, ठीक है, 3 गांव की एक तरीके से क्या थे, एक तरीके से वहां पर हमेशा आपको कहीं जगह दिखी जाती, लेकिन ना जुगनू दिखता है, ना जो है जुगनू के अलावा क्या कहते हैं ये आपका तितली दिखती है, ना ही गौरैया दिखती है। तो गौरैया संरक्षण भी चलाया जा रहा है। गौरैया के लिए दरअसल बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी काफी हद तक इसमें सुधार हो चुका है, लेकिन अभी भी बाकी है। जुगनू जिसको आप लोगों ने बचपन में, अगर शायद अगर आपको याद होगा तो अगर आप लंच बॉक्स बचपन में अगर लेके जाते होंगे तो वो जो ट्रांसपेरेंट वाला जो फाइबर का जो डिब्बा आता था लंच बॉक्स वाला, उसको हम लोग लेते थे और उसमें जो है जुगनू को पकड़ते थे, ढेर सारे जुगनू, और उस डिब्बे को जब रखते थे बड़ा मजा आता था, एकदम पूरा जो है चमचमाता हुआ डिब्बा नजर आता था। लेकिन अगर आज आप सोचो कि जुगनू को पकड़ लो, आप हाथ से नहीं पकड़ पाओगे। पहले जुगनू एकदम, अगर आप बैठ गए किसी चारपाई पर बाहर निकल कर गांव वगैरह में, इनफैक्ट शहर में भी, तो जुगनू आपके आसपास जो है घूमने लग जाते थे एकदम टिमटिमाते हुए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जुगनू भी दरअसल क्या है, सब खत्म, धीरे धीरे करके एनवायरमेंट का इतना भयंकर विनाश हो रहा है ना भाई साहब, दुनिया सच में पलट जाएगी। पिछले लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको कि दुनिया पलटने वाली है, पलट जाएगी, सच में पलटेगी। अगर अवेयर नहीं रहोगे एनवायरमेंट के प्रति तो सच में दुनिया पलट जाएगी, ठीक है। चलो, तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है, जो कि बेंगलुरु में क्या है स्थित है, याद रखिएगा। और ब्लू मारमान तितली को महाराष्ट्र ने राज्य तितली के रूप में क्या किया था, घोषित किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। और गोल्डन वर्ड विंग जो भारत की सबसे बड़ी तितली है, यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपके एग्जाम पूछ लेगा कि बताओ गोल्डन बर्ड विंग भारत कहां की सबसे बड़ी तितली है, तो आप कहेंगे भारत की सबसे बड़ी तितली है। या भारत की सबसे बड़ी तितली कौन है, आप कहेंगे गोल्डन बर्ड विंग। तो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जाता है, और अगर अक्सर यहां से प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, कई बार तितली की नई प्रजातियों की खोज की जाती है या उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है, तो ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यह प्रश्न भी आपको क्या करना है, बेसिकली याद कर लेना है, इसको भी आपको रट लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा एक जो है प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, और आजकल जो है ये भी क्या है, धीरे धीरे करके खत्म होते चले जा रहे हैं, जिस प्रकार से, क्योंकि हाथियों का भी शिकार एक व्यापक स्तर पर किया जाता है। इनके हाथी दांत आप लोग जानते होंगे, हाथी दांत का बहुत व्यापक स्तर पर क्या होता है, अवैध इनका कारोबार होता है, ऐसी स्थिति में इनको मारा जाता है। और अगर आप कभी उत्तराखंड गए होंगे, उत्तराखंड में अगर आप हरिद्वार से अगर आपने यात्रा देहरादून की या ऋषिकेश तक की होगी, तो बीच में जो क्या कहते हैं राजा जी नेशनल पार्क जो मिलता है आपको, वहां पर बेसिकली क्या है, वहां पर जो है संरक्षण के लिए दरअसल क्या होता है, कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और इसी के एवज में आपने देखा होगा कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया गया है, मतलब ओवर ब्रिज बनाया गया है, जो कि क्या है, सीधे वहां पर अब गाड़ियां ऊपर से जाएंगी, जंगल से नहीं निकलेंगे। कई बार क्या होता था कि रेल की पटरियों पर बेसिकली क्या होता था कि रेल की पटरियों पर हाथी या कुछ अन्य जानवर आ जाते थे और वो जो है उनका एक्सीडेंट हो जाया करता था। तो उनके संरक्षण के प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप जो है लखीमपुर खीरी के एरिया में अगर जाओगे तो वहां पर भी रेलवे ट्रैक बिछा था, बड़ी लाइन बननी थी, लेकिन लखीमपुर एरिया में जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पर बड़ी लाइन नहीं जाने देंगे, नहीं तो इससे क्या होगा, व्यापक स्तर पर नुकसान होगा। तो इस तरीके से सरकारें काम करती हैं, लेकिन बावजूद इसके दरअसल जो वन्यजीव संरक्षण है
उसके लिए अभी भी जो है कदम ठीक ढंग से नहीं उठाए गए हैं, उस पर भी प्रयास और अच्छा किया जाना चाहिए। और इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें प्रयास करने चाहिए कि जिस तरीके से हम अपने स्तर पर जो कुछ कर सकते हैं करें। गौरैया संरक्षण के लिए एक प्रॉपर तरीके से डिब्बा बॉक्स आता है गौरैया के लिए, आप उसको अपने घर पे लगा सकते हैं। वहां पर चिड़िया बहुत सारी बर्ड्स आएंगी, रुकेंगी, दाना पानी पिएंगी। ये सब आप काम कर सकते हैं। अपने छत पे पानी रख दीजिए, अनाज का दाना डाल दीजिए। इसलिए छोटी छोटी जो चीजें हैं, आप छोटे छोटे प्रयास से दरअसल इन छोटे छोटे जीवों का क्या कर सकते हैं, आप संरक्षण कर सकते हैं अपने स्तर पर। सरकारें काम करते हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत स्तर पर जो है बहुत सारा प्रयास करके जो है छोटा सा प्रयास करके आप इनको संरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। प्लांटेशन कर सकते हैं, वर्ड कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे काम आप कर सकते हैं। लेकिन करना आप चाहेंगे तो सिर्फ ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से घर आएंगे, बीबी खाना बनाएंगे, खा के सो जाएंगे, तब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर भूल जाइए फिर। तो इसलिए प्रयास करिए, ठीक है, एनवायरमेंट को कंजर्व करने का। ओके, तो प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत बेसिकली 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी, तो आप तुरंत बोलेंगे 1992 में बेसिकली प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। ओके, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, हाथियों की संख्या को बढ़ाना तथा उसके प्राकृतिक आवास में उसे प्रतिस्थापित करना। एक मूवी आई थी बहुत टाइम पहले, आपको याद होगा शायद, हाथी मेरा साथी। नहीं देखिए, देखिएगा, पुरानी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। हाथी मेरा साथी मेरे बचपन की फेवरेट मूवी थी, जिसको आप लोग देखिएगा। और पहली बार शायद मैंने इसे आई थिंक 1998 समथिंग, है ना, 1998 के आसपास शायद इसको देखी थी, आई थिंक, ध्यान नहीं मुझे, या शायद 2002-3 में, याद नहीं है मुझे। एक बार देखिएगा, हाथी मेरा साथी मूवी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छी बातें जो है बताई गई हैं आपको, ठीक है, देखिएगा, मस्त मूवी है। इसके अलावा हाथियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से 2010 में केंद्र सरकार ने क्या किया, हाथी को राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया गया। तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि भारत सरकार के द्वारा दरअसल हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया गया, आप कहेंगे वर्ष 2010 में। कब? वर्ष 2010 में, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद कर लेना। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो गई आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें बहुत ज्यादा फैक्ट आपके नहीं थे, बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं थी, लेकिन क्लास छोटी थी, आप लोग याद कर लीजिएगा। हमने एनवायरमेंट और 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं, आज चूंकि अंतिम क्लास है तो 2-3 चीजें मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, आप लोग सीरियसली होकर के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। तो पहली बात, क्रैश कोर्स के माध्यम से हमने आपको 2 विषय कंप्लीट कराए। पहला हमने आपको कंप्लीट कराया एनवायरमेंट का सब्जेक्ट, जिसमें हमने जितने चीजें इंपॉर्टेंट लगी हमें कि 9 क्लासेस में कंप्लीट कराई जा सकती हैं, वो सभी चीजें हमने आपको करा दी। हो सकता है 1-2 चीजें छूट गई हों, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन लगभग 9 क्लासेस में लगभग 11-12 घंटे में हमने जितना महत्वपूर्ण डेटा था, जितना महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो हमने आपको एनवायरमेंट क्लास में करा दी है। ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में भी जितने भी फैक्चुअल डेटा थे, चाहे वो महत्वपूर्ण वक्र रहे हों, चाहे आपकी FYP रही हो, ठीक है, चाहे RBI का फंक्शन रहा हो, मौद्रिक नीतियां रही हो, जो भी कुछ फैक्ट आपके, चाहे वो कृषि से संबंधित परियोजनाएं रही हो, महत्वपूर्ण कमेटियां, महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान, सब हमने आपको करा दिया है इन्हीं 7-8 क्लासों में। तो ये क्लास 2 क्लास आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम आपको 12 से 15 प्रश्न, हो सकता है इससे ज्यादा आपको प्रश्न यहां से मिल जाए। 12 से 15 प्रश्न की गारंटी मैं ले रहा हूं। तो आप अगर ये लगभग अगर आपने लगभग 9 क्लासेस एनवायरमेंट की हैं और 7 या 8 क्लास जो है इसकी हैं इकोनॉमिक्स की, लगभग अगर आपने जो है 20-22 घंटे की क्लास अगर आपने देख ली, कम से कम 12 से 15 प्रश्न दरअसल आपके क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे वहां पर। तो प्लीज क्लास को आप लोग देखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रैश कोर्स के साथ साथ में आप लोग क्या काम करते रहिए, आप लोग जो है क्या करिए, टेस्ट सीरीज और PYQs, 2 चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो है आप लोग PYQs को करिए। क्या? PYQs को करते रहिएगा। साथ साथ में PYQs के माध्यम से PYQs आपको डिकोड एग्जाम पर भी कराया जाता है। घटना चक्र की पूरी सीरीज पढ़ी है, आप उसको भी देख सकते हैं या किताब से पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। PYQs प्लस टेस्ट सीरीज, और हाल फिलहाल में क्या, हाल फिलहाल में जो आयोग ने एग्जाम कराया होगा, हाल फिलहाल में क्या आयोग ने जो एग्जाम कराया होगा, कौन सा आयोग? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, उनके जो एग्जाम के जो पेपर होंगे GS के या हिंदी के, उनको आप लोग कर लीजिएगा।
क्योंकि क्या होता है कि विगत एक वर्ष में जो आयोग ने परीक्षा कराई होती हैं उसमें जो सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होते हैं कई बार उन्हीं पेपरों से लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपने एक साल में, विगत एक सालों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हुई होंगी उसमें जो जीएस का सेक्शन रहा होगा, अगर आप उनको कर लेंगे तो कम से कम 4 से प्रश्न ये मैंने मिनिमम बताया। मैक्सिमम तो 7 से 8 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, 7 से 8 प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे। PY21 से कम आपको 30 से 32 प्रश्न मिल जाएंगे, इनफैक्ट ज्यादा ही मिलते हैं। और टेस्ट सीरीज से लगभग आपको 15 सवाल तो मिल ही सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 30-32 प्रश्न ये हो गए आपके, 10 प्रश्न 15 प्रश्न ये हो गए, 7-8 प्रश्न आपके ये हो गए, लगभग 50 प्रश्न आपके यहीं से लगभग 50 प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन ये होंगे तभी जब आप करोगे, बाकी क्रैश कोर्स से आपके कुछ एक प्रश्न हो जाएंगे और बाकी तो आप लोग किताबें वगैरह पढ़ोगे। तो आप चाहो तो इतना कुछ कर लो, आपके हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सिस्टमैटिक वे में करो, थोड़ा सा मैनेजमेंट में करो चीजों को। आप लोग सारे फैक्ट को इकट्ठा करते रहो, रट्टाफिकेशन करते रहो, जो कॉन्सेप्ट की चीजें हैं उसको समझते रहो, यकीनन आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य धारण करो और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार पढ़ाई करिए आप, जो कि सबसे क्या है महत्वपूर्ण है। अगर आप लगातार पढ़ाई नहीं करोगे, अपने पर भरोसा नहीं रखोगे तो एग्जाम आपका नहीं क्लियर होगा। और कट ऑफ जो जा रही है, एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर कट ऑफ पीसीएस की 90+ क्वेश्चन जा रही है तो आपका टारगेट 100+ क्वेश्चन करने का होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से अगर बात ROR की करते हैं, अगर आपको लगता है कि 125-30 प्रश्न कट ऑफ जा सकता है तो आप इससे ज्यादा का टारगेट करके चलो। हिंदी में आप जो है 60 में 60 लाने का प्रयास करो ROR में, और उधर जीएस के सेक्शन में 140 में से आप कम से कम 80 प्रश्न, 80+ प्रश्न सही करने की क्षमता आप अपने अंदर विकसित करिए। तो जब आप ये काम करेंगे तो यकीनन आपका सिलेक्शन होगा और चीजें बेहतर होंगी। बस सिस्टमैटिक तरीके से आप करिए। डेली मॉर्निंग में उठिए, एक पेपर टेस्ट सीरीज का लगाइए, इसके अलावा PY21 को लगाइए, फिर घटना चक्र को उठाइए। घटना चक्र में जो चीज समझ में ना आए उसको किताब से देखिए, इंटरनेट से देखिए, यूट्यूब से देखिए, आपका काम क्या हो जाएगा। जब इस तरीके से आप चीजों को करेंगे तो क्या होगा, फायदा होगा। और जो भी आपके हित मित्र होंगे आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। आप कहिए कि आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, और हेजिटेट मत करिए कि यार मैं नहीं बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगी तो सामने वाला क्या सोचेगा। कुछ नहीं, शर्म और लिहाज पढ़ाई में तनिक नहीं होना चाहिए। जहां आपको हेजिटेशन आपके लाइफ में आया पढ़ाई में, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। हेजिटेशन आना ही नहीं है। क्लास में है आप बखूबी प्रश्न पूछिए, खूब प्रश्न पूछिए। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वहां पर प्रश्न पूछिए। आपका हित मित्र है, आप उनसे प्रश्न पूछिए। आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं आता है तो सामने वाला क्या सोचेगा। अरे भाई कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है ना यार, अपने को हमेशा खाली घड़े के समान समझो कि आपके अंदर कुछ नहीं पता, आप एकदम ब्लैंक हो। जिस दिन आपके अंदर आप यह आभास हुआ उस दिन आपके अंदर जो है क्या होगा, आपके अंदर नॉलेज आती रहेगी। तो इसलिए कभी ये जो है शर्माओ मत कि सामने वाले से हम पूछेगा प्रश्न तो हम नहीं बता पाएंगे तो क्या सोचेगा। कुछ नहीं, आप कहो कि आप मुझसे पूछो, मैं आपसे पूछता हूं। कभी जब मेंस की तैयारी करिएगा तो वहां पर ग्रुप डिस्कशन किया करिएगा। अब ये नहीं कि ग्रुप डिस्कशन करने बैठे हो पार्क में तो कुछ और ही कर रहे हो, वहां पे वो सब मत करना, ठीक है। कि बात मूवी की चलने लगी, वहां पर पार्क में गए हो डिस्कशन करने, रूम में डिस्कशन कर रहे हो, पता चल रहा है बात वेब सीरीज की चलने लगी, वेब सीरीज देखने लग गए, ठीक। काम कुछ करने गए थे, करने कुछ और लग गए। ये नहीं करिएगा। एक प्रोडक्टिव जो है डिस्कशन आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है। आप ये सब बातें करिए। आप अपने ही रटी हुई चीजों को आप रिकॉर्डिंग फोन में उठा लीजिए, आप रटते रहिए, फैक्चुअल डेटा को बोलते रहिए और वही रिकॉर्ड कर लीजिए फोन में। जब कभी आप सफर में होंगे उसी रिकॉर्डिंग को क्लिक करिए, सुनते रहिए, आपका सारा का सारा फैक्ट आपको याद हो जाएगा आपके अपनी लैंग्वेज में। ये सब तरीका है, ठीक है। आप घटना चक्र को पढ़ रहे हो, फोन उठाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप क्या करिए, क्लिक कर लीजिए, PDF फाइल बना लीजिए, फोटो खींची हुई, उसी को प्रिंट आउट कर लीजिए, आपके पास बहुत सारा डेटा एकत्रित हो जाएगा। ये सब काम करिए, स्मार्ट तरीके हैं ये सब आजकल, ठीक है। तो ये सब चीजें आप करते रहिए। बाकी ऑनलाइन अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो वहां से आप उसको कॉपी करिए, एक वर्ड फाइल बना लीजिए, वहां पर पेस्ट कर दिया करिए पेपर वाइज, और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये सब क्या तरीके हैं, आपके स्मार्ट तरीके हैं। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। और आज ये क्लास हमारी अंतिम थी, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और ये डिकोड एग्जाम का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मेरी क्लासेस तो खत्म हो रही, लेकिन बाकी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। उनको आप देखते रहिएगा डेली शाम को, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अब मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के साथ। बाकी जो भी क्लासेस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी इसी तरीके से। बाकी CSAT क्लास
आपकी पीवाईक्यूज की स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग उसको भी देखना शुरू करिएगा। ओके, ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।